नमस्ते बच्चों। तो बच्चों क्या हुआ, तुम मुझे कोई सरप्राइज देने वाले थे? मैडम जी आप हमारी प्रेजेंटेशन तो देखिए, फिर आप भी कहेंगे वाह चिंकी पिंकी। अच्छा ये बात है, तो चलो दिखाओ तुम्हारी प्रेजेंटेशन। मैडम जी हमने अपनी प्रेजेंटेशन आपके आने से पहले ही इस डेस्कटॉप पे सेव कर दी है। अच्छा ये पीपीटी फाइल है क्या तुम्हारी? चलो इसे रन करके देखते हैं। डबल क्लिक करेंगे इस पीपीटी फाइल पर तो देखो ये सॉफ्टवेयर लोड हो गया और ये कंप्यूटरशाला नाम से प्रेजेंटेशन खुल गया। अच्छा चिंकी ने बनाया है। चलो F5 की कुंजी दबाकर इसे रन करते हैं। वाह चिंकी। अच्छा बनाया चिंकी तुमने। थैंक यू मैडम जी। बहुत बढ़िया। अच्छा ये दूसरा प्रेजेंटेशन ग्लोबल वार्मिंग पर है, इसे भी रन करके देखते हैं। वाह नीति, ग्लोबल वार्मिंग पे बनाया है तुमने। मैडम जी मैंने अच्छे अच्छे चित्र डाले हैं ना, और मैंने हर स्लाइड पे देखे एनिमेशन इफेक्ट भी डाला है। चिंकी ये एनिमेशन इफेक्ट नहीं है, ये तो ट्रांजिशन इफेक्ट है, जिससे तुमने हर स्लाइड के आने पर किस तरह से इफेक्ट दिखाई दे यह बताया है। एनिमेशन इफेक्ट तो तुम किसी ऑब्जेक्ट पर डाल सकती थी। देखो जैसे यहाँ पर यह ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, एनिमेशंस पर जाकर तुम इस ऑब्जेक्ट पर कोई एनिमेशन इफेक्ट डाल सकती थी, कुछ इस तरह से। देखो इसी तरह से हम ये दूसरा ऑब्जेक्ट भी चुनते हैं और इस पे भी एक इफेक्ट डालते हैं। चलो अब रन करके देखते हैं तुम्हारी प्रेजेंटेशन। देखो अब कितने सुंदर से दिखाई दे रहा है। अरे हाँ मैडम जी, इससे तो मेरा प्रेजेंटेशन और भी आकर्षक दिख रहा है। मैडम जी मेरी प्रेजेंटेशन में भी कुछ सुधार कीजिए ना। हाँ चिंकी बताते हैं, चलो तुम्हारी प्रेजेंटेशन खोलते हैं। चिंकी वैसे तो तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे तुमने यहाँ पर विभिन्न चित्रों का इस्तेमाल किया है, तो अगर इन चित्रों को फॉर्मेट कर देते तो तुम्हारा प्रेजेंटेशन और भी सुंदर दिखाई देता। देखो यहाँ जब हम किसी पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो उसमें हमारे पास फॉर्मेट के विकल्प आते हैं, जिनसे हम इस पर विभिन्न पिक्चर स्टाइल्स डाल सकते हैं, विभिन्न बॉर्डर दिखा सकते हैं या इस पर शेडो इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे तुमने यहाँ पर यह बटरफ्लाईज दिखाई हैं, तो इन बटरफ्लाई पर हम शेडो इफेक्ट्स डाल सकते हैं। यहाँ पिक्चर इफेक्ट में जाकर हमने चुना शेडो, और यहाँ से हम इस पर कोई शेडो डाल सकते थे। इसी तरह से जो ये बटरफ्लाईज हैं, एनिमेशन इफेक्ट्स के द्वारा इनको उड़ता हुआ स्लाइड पर आते हुए दिखाई दे सकते थे। देखो यहाँ पर हम एनिमेशंस पर क्लिक गए, देखो यहाँ हम एनिमेशंस पर गए और फिर हमने इस पर एनिमेशन डाला फ्लाइंग वाला, कि ये जो बटरफ्लाई है ये फ्लाई करते हुए आए। तो इससे प्रेजेंटेशन बहुत ही आकर्षक दिखाई देगा कि जो बटरफ्लाई है वो फ्लाई करते हुए स्लाइड पर आ रही है। देखो रन कराने पर तुम्हारी प्रेजेंटेशन कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। अरे वाह, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था मैडम जी। और बच्चों तुम लोग अपनी प्रेजेंटेशन पे रिवर्स टाइमिंग का फीचर भी इस्तेमाल कर सकते थे, इससे तुम्हारी प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली रन होती। लेकिन सच बच्चों, तुमने जरा से दिन की प्रैक्टिस में वाकई बहुत अच्छा सरप्राइज दिया मुझे। थैंक यू मैडम जी। मैडम जी जब मैं प्रेजेंटेशन बना रही थी तो उसमें एक्शन बटन्स का कोई मेन्यू आइटम आ रहा था, तो ये एक्शन बटन क्या होते हैं मैडम जी? बच्चों एक्शन बटन को अपनी किसी स्लाइड पर ड्रैग करके डाला जा सकता है। इस बटन पर कोई एक्शन, जैसे कि स्लाइड से नेविगेशन संबंधित कोई एक्शन या फिर कोई दूसरी एप्लीकेशन खोलने संबंधित एक्शन डाला जा सकता है। चलो हम भी इसे बनाकर देखते हैं। जी मैडम जी। देखो एक्शन बटन बनाने के लिए हम इंसर्ट शेप के इस विकल्प पर गए, यहाँ से हमने चुना एक्शन बटन। यहाँ पर कई तरह के एक्शन बटन तुम्हें दिखाई देंगे, जिस तरह का तुम काम करना चाहते हो। जैसे मान लो कि तुम एक्शन बटन बनाना चाहते हो जिस पर क्लिक करके तुम अगली स्लाइड पर जा सको, तो उसके लिए तुम यह एरो वाला चिन्ह का बटन इस्तेमाल कर सकते हो। चलो इसे ही बनाकर देखते हैं। देखो इस तरह से ड्रैग करके इसे बनाया जाता है। जैसे ही ड्रैग खत्म होगा तो यह एक्शन सेटिंग्स का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जहाँ पे तुम बता सकते हो कि माउस क्लिक करने पर क्या हो। जैसे यहाँ पर हमने दिया हाइपरलिंक टू नेक्स्ट स्लाइड, अर्थात जब इस बटन पर क्लिक किया जाए तो नेक्स्ट स्लाइड आ जाए। इसी तरह से अगर इस पर क्लिक करके कोई प्रोग्राम रन कराना हो तो रन प्रोग्राम के रेडियो बटन को चुनेंगे और ब्राउज करके अपनी फाइल या जो एप्लीकेशन चुननी है वह चुनेंगे।
तो फिर बटन पर क्लिक करके उस एप्लीकेशन को रन कराया जा सकता है। अभी हम चुनते हैं हाइपरलिंक टू नेक्स्ट स्लाइड। देखो, ओके बटन पर क्लिक किया। प्रेजेंटेशन रन करा के देखते हैं। देखो, यह बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करते ही नेक्स्ट स्लाइड आ गई। तो बच्चों, इस तरह से विभिन्न कामों के लिए एक्शन बटन्स बनाए जा सकते हैं, जिससे आपकी प्रेजेंटेशन पे जब इस बटन पर क्लिक किया जाएगा तो कोई कार्य, जैसे कोई नेविगेशन संबंधित कार्य या कोई एप्लीकेशन रन कराने संबंधित कार्य, यह किया जा सकता है। ठीक है पिंकी? जी मैडम जी। मैडम जी, एक स्लाइड मास्टर का विकल्प भी आ रहा था, लेकिन जब मैंने उस पर क्लिक किया तो एक स्लाइड आ गई, पर कुछ समझ नहीं आया कि क्या और कैसे करना है। जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है वह एक विशेष स्लाइड के साथ आता है, जिसे स्लाइड मास्टर कहा जाता है। जब हम स्लाइड मास्टर का विकल्प चुनेंगे तो एक मास्टर स्लाइड आ जाएगी, जिस पर विभिन्न प्लेस होल्डर्स जैसे टेक्स्ट प्लेस होल्डर्स, डेट एंड टाइम डालने के लिए प्लेस होल्डर्स, स्लाइड नंबर्स डालने के लिए फुटर्स के प्लेस होल्डर्स इत्यादि दिखाई देंगे। इसमें अलग अलग लेवल्स पर टेक्स्ट और बुलेट स्टाइल इत्यादि भी प्रदर्शित होते रहते हैं। बच्चों, जब आप अपने प्रेजेंटेशन का स्वरूप एक सा करना चाहते हो या फिर उसके स्वरूप को बदलना चाहते हो, तो आपको हर एक स्लाइड पर जा जाके उसके लुक को बदलने की ज़रूरत नहीं। आप जो भी चेंजेस स्लाइड मास्टर में करोगे वह ऑटोमेटिकली हर स्लाइड पर अपडेट हो जाएंगे। जैसे ही हम कोई नई स्लाइड डालेंगे तो वह स्लाइड मास्टर स्लाइड के अनुरूप ही दिखाई देगी। मैडम जी, कुछ उदाहरण के लिए करके बताइए ना कि कैसे होगा। देखो बच्चों, व्यू मेन्यू पर जाकर हम स्लाइड मास्टर को व्यू करेंगे तो इससे यह मास्टर स्लाइड दिखाई देगी। चलो, अब हम चाहते हैं कि सभी स्लाइड्स में कुछ फॉर्मेटिंग्स अप्लाई हो जाएं, तो उसके लिए हम यहाँ पर इस टेक्स्ट को चुनते हैं और इसका फॉन्ट कलर और साइज़ अलग करके देखते हैं। अब फॉर्मेट में जाके हम इसका फॉन्ट साइज़ और कलर बदलते हैं। देखो, यहाँ से हमने इसका फॉन्ट साइज़ ले लिया और फॉन्ट कलर भी बदल दिया। ओके करने पर यहाँ पर तो बदला हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम अपनी प्रेजेंटेशन की दूसरी स्लाइड्स पर देखेंगे तो सभी स्लाइड्स पर यही कलर का दिखाई देगा टेक्स्ट। अब हम इस स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज करते हैं। देखो, बैकग्राउंड स्टाइल्स पर जाके हमने एक बैकग्राउंड स्टाइल चुन ली। यहाँ से हम इस मास्टर व्यू को क्लोज करते हैं। देखो, हमारी सारी स्लाइड्स के जो टेक्स्ट प्लेस होल्डर से उसमें लिखे टेक्स्ट का कलर और फॉन्ट साइज अलग हो गया। इसी तरह से सभी स्लाइड्स का बैकग्राउंड भी चेंज हो गया। तो हम मास्टर स्लाइड में जो भी चेंजेस करेंगे वह हमारी सारी स्लाइड्स पर प्रदर्शित होगा। यह विकल्प तो बहुत ही काम का है मैडम जी। एक स्लाइड पर चेंज करने से सभी स्लाइड्स अपडेट हो रही हैं। इससे तो बड़ी तेजी से सभी स्लाइड्स को एक साथ फॉर्मेट किया जा सकता है। हाँ बच्चों, जैसे तुम्हें ध्यान होगा, हमने स्कूल की एक प्रेजेंटेशन बनाई थी और हम चाहते हो कि इस प्रेजेंटेशन की हर स्लाइड में कोने में स्कूल का लोगो दिखाई देता रहे, तो हम मास्टर स्लाइड पर एक प्लेस होल्डर बनाकर उसमें स्कूल का लोगो डाल देंगे। तो फिर हर स्लाइड पर ऑटोमेटिकली हमें यह लोगो दिखाई देगा। हमें हर स्लाइड पर जाकर लोगो डालने की ज़रूरत नहीं होगी। बच्चों, जैसे ये स्लाइड मास्टर है, इसी तरह से टाइटल मास्टर भी होती है, जिससे हम टाइटल स्लाइड्स के लेआउट को बदल सकते हैं। अगर हम टाइटल मास्टर में बदलाव करेंगे तो जितनी भी यहाँ पर टाइटल स्लाइड्स लेआउट वाली स्लाइड्स होंगी उन सब के स्वरूप को बदला जा सकेगा। मैडम जी, टाइटल मास्टर से तो केवल टाइटल स्लाइड लेआउट वाली स्लाइड्स ही इफेक्ट होंगी ना? हाँ पिंकी। मैडम जी, अगर प्रेजेंटेशन में कोई स्लाइड थोड़ी सी अलग दिखानी हो, मास्टर स्लाइड डालने से तो संभव नहीं हो पाएगा ना? नहीं चिंकी, मास्टर स्लाइड डालने के बावजूद अगर किसी स्लाइड के स्टाइल में फेरबदल कर दिया जाए तो फिर वह स्लाइड अपनी यूनिकनेस के साथ ही प्रदर्शित होती है। मैडम जी, आगे का कल पढ़ लें। क्यों, क्या हुआ पिंकी? आज पढ़ने का मन नहीं है तुम्हारा? नहीं मैडम जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक्चुअली मैडम जी, क्या था कि हमारे स्कूल में कंपटीशन है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी पे, तो हमको उसको थोड़ी सी तैयारी भी करनी थी। अच्छा, तो यह बात है। तो चलो मैं तुम्हारी तैयारी करा देती हूँ और तुम्हारी भी कोई प्रश्न हो तो तुम मुझसे पूछ लेना। यह ठीक है मैडम जी, है ना चिंकी? हाँ पिंकी, इससे अपनी थोड़ी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलो बच्चों, बताओ रैम और रोम में क्या अंतर है? मैडम जी, रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज रीड ओनली मेमोरी। रैम हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है और रोम हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। बहुत बढ़िया पिंकी।
चलो चिंकी, अब तुम बताओ कि रैम, कैशे और रजिस्टर में से कौन सी मेमोरी सबसे कम भंडारण क्षमता वाली है? रजिस्टर की भंडारण क्षमता सबसे कम होती है। बिल्कुल सही चिंकी, चूंकि रजिस्टर्स प्रोसेसर के सबसे नज़दीक होते हैं तो रजिस्टर के द्वारा सबसे तेजी से प्रोसेसिंग की जा सकती है। चलो अब बताओ कि कौन कौन से अलाइनमेंट्स अवेलेबल हैं? मैडम जी लेफ्ट, राइट, सेंटर, टॉप और बॉटम। और जस्टिफाई? हाँ बिल्कुल ठीक। अब बताओ रन कमांड का क्या प्रयोग है? रन कमांड से किसी भी एप्लीकेशन को रन किया जा सकता है मैडम जी। जैसे कि नोटपैड लिख के टेक्स्ट एडिटर खोल सकते हैं, पेंट लिख के पेंटिंग एप्लीकेशन को। इस तरह से रन कमांड से किसी भी एप्लीकेशन को डायरेक्टली खोला जा सकता है। बिल्कुल सही चिंकी। मैडम जी एक प्रश्न है मेरे दिमाग में कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ट्रांसलेटर ही हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, तो दोनों में क्या अंतर है? कब कंपाइलर और कब इंटरप्रेटर को काम में लिया जाता है? पिंकी, दोनों ट्रांसलेटर में एक डिफरेंस तो मुझे ध्यान है कि कंपाइलर इंटरप्रेटर की तुलना में ज़्यादा फास्ट होता है ना मैडम जी? हाँ चिंकी, देखो बच्चों, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में तब्दील कर देता है, जैसा कि अभी पिंकी ने बताया। लेकिन कंपाइलर इंटरप्रेटर की तुलना में एक बड़ा सॉफ्टवेयर है। बड़ा मतलब साइज में बड़ा, अर्थात यह मेमोरी ज़्यादा घेरता है। लेकिन इंटरप्रेटर प्रोग्राम की एक एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है और कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ ही मशीन लैंग्वेज में तब्दील कर देता है। तो इसलिए जैसा कि अभी चिंकी ने बताया, कंपाइलर इंटरप्रेटर की तुलना में फास्ट होता है। तो पिंकी, आया समझ तुम्हें? जी मैडम जी। मैडम जी, मार्जिन, इंडेंटेशन और अलाइनमेंट, इनमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छा, देखो बच्चों, अलाइनमेंट तो तुम्हें पता ही है, जैसा कि तुमने अभी बताया था कि अलाइनमेंट्स होते हैं लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। तो बच्चों, अगर हम लेफ्ट अलाइन करेंगे तो पैराग्राफ की सभी लाइंस एक ही पॉइंट से लेफ्ट साइड से शुरू होंगी। राइट अलाइनमेंट से पैराग्राफ की सभी लाइंस राइट साइड पर एक ही पॉइंट पर ख़त्म होंगी। और अगर हम जस्टिफाई अलाइनमेंट चुनते हैं तो फिर सारी लाइंस लेफ्ट साइड से और राइट साइड से एक ही पॉइंट पर ख़त्म होती हैं। इससे वर्ड्स के बीच में एक्स्ट्रा स्पेस आ जाती है। अब अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन होता है कि प्रिंटिंग के वक्त हमें कितनी स्पेस छोड़कर कागज़ पर प्रिंट निकालना है। इस तरह से हम लेफ्ट, राइट मार्जिन सेट करते हैं। और तुम्हें ध्यान होगा, हमने गटर मार्जिन भी छोड़ा था, जिसमें हमने बताया था कि बाइंडिंग के लिए हम एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास पैराग्राफ में इंडेंटेशन का भी ऑप्शन होता है। हमने पैराग्राफ को इंडेंट करके देखा था ना कि अगर हम लेफ़्ट साइड से पैराग्राफ को इंडेंट करते हैं तो हम बता सकते हैं कि हम कितना लेफ़्ट साइड से इंडेंट करना चाहते हैं, यानी कि हम लेफ़्ट मार्जिन से कितना दूरी छोड़कर टाइप करना चाहते हैं। इसी तरह से राइट साइड से भी हम अपने पैराग्राफ को इंडेंट कर सकते हैं कि राइट साइड में जो हमने मार्जिन सेट किया है उससे कितनी दूरी तक हमें टाइप करना है। इस तरह से हम लेफ़्ट राइट इंडेंटेशन सेट करते हैं। आ रहा है ना समझ बच्चों? जी मैडम जी। और इंडेंटेशन का अर्थ ये होता है कि मार्जिन से कितनी दूरी छोड़कर टाइप करना है। जैसे हमने लेफ़्ट और राइट इंडेंटेशन सेट करके देखा था ना, लेफ़्ट इंडेंटेशन में तो हम बताते हैं कि लेफ़्ट मार्जिन से हम कितनी दूरी छोड़कर टाइप करना शुरू करना चाहते हैं, और राइट इंडेंटेशन में हम राइट मार्जिन से कितनी दूरी छोड़ना चाहते हैं यह बताते हैं। और बच्चों, हमने हैंगिंग इंडेंटेशन भी तो देखा था, जो कि एक विशेष तरह का इंडेंटेशन है। इसमें हम पहली लाइन को बाहर की ओर और पैराग्राफ की बाकी लाइंस को अंदर की ओर दिखाते हैं। जैसे तुम ऐसे लिखते हो तो उसमें नहीं करते कि पहली लाइन तो थोड़ी आगे से होती है और बाकी लाइंस थोड़ी पीछे से। इसी तरह से बच्चों, मार्जिन, इंडेंटेशन और अलाइनमेंट स्पेसिफाई करते हैं हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के दौरान। मार्जिन पूरे डॉक्यूमेंट पर अप्लाई होते हैं। इसमें लेफ्ट, राइट, गटर मार्जिन इत्यादि बताए जाते हैं। और इंडेंटेशन, अलाइनमेंट तो हम हर पैराग्राफ के लिए अलग अलग सेट करते हैं। तो बच्चों, आया समझ तुम्हें कि मार्जिन, इंडेंटेशन, अलाइनमेंट क्या होते हैं? जी मैडम जी। मैडम जी, जब पेंटिंग एप्लीकेशन में काम करते हैं, फाइल को सेव करते हैं तो अलग अलग एक्सटेंशन आते हैं, जैसे कि JPEG, BMP, GIF इत्यादि। लेकिन मैडम जी, इसी तरह से जब मैंने फाइल को ब्राउज करके ओपन करना चाहा तो अलग अलग इमेज फाइल आ रही थी। किसी का एक्सटेंशन JPG था तो किसी का GIF। लेकिन मैडम जी, हम तो BMP ही काम में लेते आ रहे हैं ना पेंटिंग एप्लीकेशन में।
तो मैडम जी ये अलग अलग एक्सटेंशन क्यों आते हैं और क्या हमेशा BMP ही काम में लेना चाहिए? पिंकी, वैसे तो पेंटिंग एप्लीकेशन में बनी इमेज फाइल को हम बिटमैप इमेज ही कहते हैं। इनका एक्सटेंशन .bmp होता है। इनमें पिक्चर की क्वालिटी जितनी अच्छी होती है उतना ही ज़्यादा होता है इस BMP फाइल का साइज़। आजकल JPG, PNG, GIF, GIF आदि फॉर्मेट्स भी अवेलेबल हैं। JPG फॉर्मेट में पिक्चर की जो क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन इमेज फाइल का साइज़ छोटा होता है। इसलिए जब मेमोरी का इशू हो या फाइल को हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना हो तो उसके लिए JPG फॉर्मेट ही सर्वोत्तम है। हम अपनी बिटमैप इमेज को JPG फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। इससे फाइल का साइज़ छोटा हो जाएगा। GIF फॉर्मेट उन इमेजेस के लिए सर्वोत्तम है जिनमें ग्राफिक एनिमेशन बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों, अपनी फाइल को अलग अलग फॉर्मेट में सेव करके देखना तो तुम्हें उनकी साइज़ और क्वालिटी से पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस है अलग अलग फॉर्मेट्स में। आया समझ बच्चों? जी मैडम जी। चलो चिंकी, अब तुम बताओ कि मेमोरी की भंडारण क्षमता को किन यूनिट्स में कैलकुलेट किया जाता है? मैडम जी, बिट्स और बाइट्स में 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स या 16 बिट्स, 1 KB इक्वल्स टू 1000 बाइट्स, 1 MB इक्वल्स टू 1000 किलोबाइट्स। हाँ चिंकी, बिल्कुल सही। चलो अब बताओ, Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U किस काम के लिए शॉर्टकट कीज हैं? मैडम जी, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए Ctrl+B से टेक्स्ट को बोल्ड किया जाता है, Ctrl+I से इटैलिक्स और Ctrl+U से टेक्स्ट को अंडरलाइन किया जाता है। गुड पिंकी। चलो अब बताओ, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में फॉर्मूला की स्टार्टिंग किस सिंबल से होती है? इक्वल्स टू सिंबल से मैडम जी। चलो बताओ कि सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए या सारी रोज कॉलम को सेलेक्ट ऑल करने के लिए क्या शॉर्टकट की है? कंट्रोल है मैडम जी। बिल्कुल ठीक चिंकी। चलो अब बताओ, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में कौन कौन से व्यूज उपलब्ध हैं? मैडम जी, जैसे यहाँ पे भी दिख रहा है ना, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू और नोट्स पेज व्यू। बिल्कुल ठीक चिंकी। चलो अब बताओ कि हम स्क्रीन के रिजोल्यूशन को पिक्सल में नापते हैं, इसका क्या अर्थ है? मैडम जी, हमारी स्क्रीन कई पिक्सल से मिलकर बनती है। जितनी ज़्यादा पिक्सल्स होंगी उतना ही अच्छा रिजोल्यूशन होगा। स्क्रीन में टोटल कितनी पिक्सल्स हैं यही उसका रिजोल्यूशन होगा और इसी से स्क्रीन की क्वालिटी का पता चलता है। वेरी गुड पिंकी। देखो, OS लोड होते ही हमें स्क्रीन दिखाई देती है। डेस्कटॉप पर नीचे की ओर एक पट्टिका दिखाई देती है जिस पर बाईं ओर स्टार्ट पुश बटन होता है और दाईं ओर समय प्रदर्शित होता है। बताओ उस पट्टिका को क्या कहते हैं? मैडम जी, टास्क बार। बिल्कुल सही। चलो अब बताओ, Ctrl+K किसकी शॉर्टकट की है? मैडम जी, याद नहीं आ रहा। कंट्रोल भूल गए? हाइपरलिंकिंग बताया था ना तुम्हें। हाँ मैडम जी, याद आया। उसमें एक पेज को दूसरे पेज से इसी तरह से एक ही पेज में बुकमार्क्स को लिंक कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे पेज के बुकमार्क से लिंक किया जा सकता है। तो Ctrl+K हाइपरलिंक की शॉर्टकट की है। और Ctrl+F? मैडम जी, Ctrl+F से तो फाइनल रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। हाँ चिंकी, बिल्कुल सही। बच्चों, तुम्हें ध्यान है हमने स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में कमेंट डाला था? तुम लोग शॉर्टकट की से भी कमेंट डाल सकते हो। कमेंट डालने के लिए शिफ्ट के साथ F2 दबाया जाता है। शिफ्ट F2 दबाने पर सेल पर कमेंट इंसर्ट हो जाता है। चलो अब बताओ, मैंने तुम्हें वर्ड प्रोसेसर में एक फीचर पढ़ाया था जिससे हम विभिन्न हेडिंग्स को देखकर उनके बेसिस पर डॉक्यूमेंट में आसानी से नेविगेट कर सकते हैं। बताओ क्या कहते हैं उस फीचर को? मैडम जी, क्या आप डॉक्यूमेंट मैप फीचर के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ पिंकी, बिल्कुल सही पहचाना तुमने। मैं डॉक्यूमेंट मैप के बारे में ही बात कर रही थी कि डॉक्यूमेंट मैप के द्वारा डॉक्यूमेंट के विभिन्न सेक्शन को आसानी से मैप करके उनमें नेविगेट किया जा सकता है। चलो बच्चों, ऐसे तो बहुत सवाल हैं, लेकिन जिस तरह से तुमने अभी मेरे सवालों के उत्तर दिए, इससे लगता है कि तुम्हारी अच्छी तैयारी है। मैडम जी, हम कब से तैयारी कर रहे हैं और आप जो भी सिखाते हैं वह हमें अच्छे से समझ आता है और हम घर जाके उसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी तो करते हैं ना। बच्चों, कल क्विज कंपटीशन में तुम सवालों को ध्यान से सुनना और फिर जवाब देना। मैडम जी, हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब तुम घर जाओ और थोड़ा रेस्ट भी करो ताकि कल कंपटीशन में अच्छे से पार्टिसिपेट कर सको। मेरी तरफ से तुम दोनों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम जी।
तो दोस्तों आज तो हमारे साथ साथ आपका भी अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। अपनी प्रेजेंटेशन में स्लाइड मास्टर, एक्शन बटन्स इत्यादि डालिएगा, इससे आपकी प्रेजेंटेशन और भी अच्छी बनेगी। तो दोस्तों अब हम आपसे अगली कंप्यूटर शाला में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।